नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथी, आप सभी कहीं ना कहीं सीटेट जुलाई 2024 इस थंबनेल और टाइटल को देखकर ही यहाँ आए होंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं, इस टॉपिक में आपका सारा का सारा इस वीडियो में जितना भी डाउट है, जितना भी आपके अंदर कमजोरी है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे आपके सामने रख सकें और आपको एक नया बेहतर स्ट्रेटेजी बता सकें। साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग अगर टाइम दीजिएगा तो हम आपको विस्तार से सारी चीज़ों को बता सकेंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट एसएसटी हो या फिर आपका सब्जेक्ट मैथ और साइंस हो। सभी के लिए एक ही रणनीति होता है और मेरा फोकस उन सभी विद्यार्थियों को होगा जो सीटेट एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं या फिर कई वर्षों से दे रहे हैं लेकिन कुछ मार्क्स से उनका नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उन दोनों विद्यार्थियों को हम फोकस करेंगे। अब साथियों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि अभी हम जो इस वीडियो को बना रहे हैं तो अभी अप्रैल शुरुआत हो गया है 2024 और आपका जुलाई में पेपर है, तो लगभग आपके पास 3 महीने का समय बचा हुआ है। अब इस 3 महीने में एसएसटी की तैयारी कैसे की जाए? प्यारे साथी, 3 महीने हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, सीटेट जैसे एग्ज़ाम के लिए 3 महीना जो है काफ़ी होता है। ठीक है, हम लोग कोई स्टेट पीसीएस या फिर कोई अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तो तैयारी कर नहीं रहे हैं कि हमारे लिए बहुत समय चाहिए। सीटेट जो है यह 1 to 8 के शिक्षकों के लिए होते हैं, तो इतने लेवल का क्वेश्चन जो आता है, मुझे पता है, हम कई वर्षों से इस रणनीति के साथ बहुत सारे विद्यार्थियों को सफल करवाते रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिएगा। आगे आपको मेरे रणनीति को और मुझे फॉलो करना है कि नहीं करना है वो अलग बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब देखिए, 3 महीने जो है सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपके समय पास जो है अप्रैल, मई और आपके पास क्या है जून, 3 महीने बचा हुआ है। जुलाई में आपका पेपर होगा। क्लियर है? चाहे एसएसटी हो या फिर आपका मैथ साइंस हो, सभी के लिए यही होगा। ध्यान सुनेंगे। हम यहाँ पे लेकर आए हैं कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, खासकर वो विद्यार्थी जो नए नए इस फील्ड में आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या पढ़ें। कभी उस कोचिंग का बैच ले लिया, कभी उस कोचिंग का नोट्स ले लिया, तो इस तरह से वो परेशान होते हैं। साथ ही साथ वैसे अभ्यर्थी भी जो लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो लोग भी डिप्रेशन में आ जाते हैं और हर वर्ष एक नया कोचिंग और एक नया नोट्स बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे हम सभी के लिए विस्तार से चीज़ों को बात करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, कहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं और कहाँ नहीं करना चाहिए। प्रूफ भी आपको दिखाएंगे कि सीटेट जो है कई वर्षों से कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, बस थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। और हाँ साथियों, लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन सभी साथियों तक जिनको ज़रूरत है इस वीडियो का। चलिए, अब हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हम कुछ पॉइंट लेकर आए हैं। सबसे पहले तो आप समझ गए कि 3 महीना आपके पास बचा हुआ है। अब इस 3 महीने का रणनीति क्या होना चाहिए, यहाँ पे इस बात करेंगे। एसएसटी की तैयारी करें आप या फिर आपका मैथ साइंस हो, फर्क नहीं पड़ता। देखिएगा, एनसीईआरटी जो है प्यारे साथी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि भारत का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, ठीक है, वहाँ पे एनसीईआरटी का कहीं ना कहीं महत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इतना तो हम सभी को पता है, लेकिन सीटेट के लिए भी उतना ही महत्व है जितना कि अदर एग्ज़ाम के लिए। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी से अभी हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि जो हम सीटेट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सीटेट एग्ज़ाम हम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आगे हमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा और हमारा जॉब हो जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इसलिए हम लोगों को वैसा चीज़ पढ़ना चाहिए जो कि आगे आने वाले समय में हमें जॉब दिला सके। ठीक है, ना कि सब सर्टिफिकेट मिले, जॉब भी मिले। तो ऐसे रणनीति के साथ हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपको ये सीटेट भी होगा और आपका आगे टीआरई, जो कि बीपीएससी का आप देख रहे हैं लगातार, आपका टीआरई 3 होने वाला है, टीआरई 4 होने वाला है, या फिर अदर स्टेट की हम बात करते तो सभी जगह। तो ये एनसीईआरटी को हम इस पर्पस से पढ़ेंगे ताकि अपना सारा एग्ज़ाम कवर हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हम एक फॉर्मूला लेकर आए हैं जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एनसीईआरटी प्लस
पी वाई क्यू इक्वल टू आपका सी टेट। ये फॉर्मूला क्या है आप लोग सोच रहे होंगे, तो हम आज इसी रणनीति पे बात करने वाले हैं। ये फॉर्मूला क्या है, कैसे इसकी तैयारी करें। साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम पहले नए विद्यार्थियों की बात करेंगे, फिर पुराने वाले पे चलेंगे। अब अगर आप वैसे विद्यार्थी हैं जो पहली बार इस बार सीटेट एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए, ठीक है। मात्र 3 महीने की समय है, उतना ही समय में हम आपको बेहतर रणनीति बताएंगे। देखिए एनसीईआरटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम के लिए यह रामबाण है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें ये महत्वपूर्ण है। देखिएगा यहाँ पे प्यारे साथी, एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ने जा रहे हो या फिर आप सीटेट की तैयारी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पी वाई क्यू को देखिए। क्या करेंगे, पी वाई क्यू को देखेंगे। कौन से एग्ज़ाम का, सीटेट का। जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो, उस एग्ज़ाम में प्रवेश करने से पहले आपको उस एग्ज़ाम के लेवल को मापना ज़रूरी होता है, ताकि आपको पता चले कि क्या आप उस लक्ष्य को भेज सकते हो या फिर नहीं। ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण अंग होता है, महत्वपूर्ण पार्ट होता है, ठीक है। जब पी वाई क्यू देख लेंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा है, इस प्रकार से क्वेश्चन जो है सीटेट लगातार कई वर्षों से पूछ रही है, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ प्रवेश करेंगे, तो आप एनसीईआरटी में जाओगे, ठीक है। आप एनसीईआरटी में जाओगे, ध्यान से सुनिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, थोड़ा समय दीजिए, आपको बेहतर रणनीति यहाँ पे मिलेगा। जब आप एनसीईआरटी में प्रवेश करेंगे तो आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, ठीक है। और इस एनसीईआरटी को जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जो इस पी वाई क्यू को देखे हैं ये आपको याद आएगा, पता चलेगा अच्छा ये टॉपिक तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अरे यहीं से क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया था इस वर्ष। ये आपको पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या करना है, फिर से जब एनसीईआरटी आप पढ़ लोगे, फिर आप पी वाई क्यू देखिए। और कौन सा पी वाई क्यू देखना है, तो कुछ पुराने वर्षों का पी वाई क्यू देखें, जो कि 4-5 साल पहले का पी वाई क्यू देखिए। इससे क्या होगा, इससे आप में आत्मविश्वास पैदा होगा, ठीक है। आप में आत्मविश्वास होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएंगे। जब अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे तो ये मानव का स्वभाव है कि उसमें आत्मविश्वास हो जाता है कि हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई तो कर ही लेंगे, मेरे लिए आसान है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप एनसीईआरटी पढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे आप अपने क्वेश्चन की जो लेवल है उसको बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। सिर्फ पी वाई क्यू की मैं बात कर रहा हूँ, इधर उधर छोटा मोटा इधर कुछ भी नहीं करना है, कोई कोचिंग नहीं लेना है, नोट्स कोई बुक नहीं लेना है अदर पब्लिकेशन का, सिर्फ पी वाई क्यू और एनसीईआरटी। 110% हम गारंटी देते हैं कि आपका सीटेट दूर की बात है, आपका टीआरई कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लगातार आप मेरे चैनल को विजिट करिए या फिर ऑफलाइन में मेरा कोचिंग सेंटर है पटना में, तो हम गारंटी देते हैं कि अगर आप इस रणनीति को बनाते हैं तो 100% आपका टीआरई 3 हो 4 हो या फिर कोई एग्ज़ाम हो, ये नहीं रुकेगा। क्योंकि बीपीएससी की भी पैटर्न की अगर हम बात कर लें तो लगातार आपका एनसीईआरटी के पैटर्न को ही फॉलो कर रही है, ठीक है, लगातार। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि चीज़ें ऐसा पढ़ें कि उससे आपको डबल मेहनत ना करना पड़े और सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। हम आपको क्या बताएं, नए विद्यार्थियों के लिए बताए हैं कि पहले आप पी वाई क्यू को देखें, फिर एनसीईआरटी को पढ़ें। और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जब आपको लगे कि हाँ हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं, फिर उस चैप्टर से संबंधित, ध्यान दीजिएगा चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि एक पूरे बुक की, चैप्टर से संबंधित आप क्वेश्चन को देखें। पिछले कई वर्षों का जो आपका सीटेट का पेपर होगा उसमें देखें कि क्या आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या आपको नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इससे आपको आपकी कमजोरी का पता चलेगा कि आपको कौन सा टॉपिक में दिक्कत है, कहाँ पे आपको समस्या हो रही है। उसके बाद जैसे जैसे आप इसको एनसीईआरटी को बेहतर करने लगेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी एक बार में नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, कम से कम आपको इसको बुक को 3 से 4 बार पढ़ना होगा। सिर्फ 6, 7 और 8 क्लास का एनसीईआरटी को पढ़िए, वो भी 3 से 4 बार पढ़िए। जितना बार पढ़ेंगे उतना बार आपको नए चीज़ जानने को मिलेगा, ये हमें पता है। आप एक बार कर देखिए, जितना बार आप किताब को पढ़ेंगे उतना बार आपको नया चीज़ मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कि एक बार पढ़ लेते हैं तो सोचते हैं कि हम तो एनसीईआरटी ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरे पास किताबों का जो है भंडार है, दिन भर मेरा पढ़ना और पढ़ाना काम रहता है और हम देखते रहते हैं। एक बुक को हम कई बार पढ़ते हैं, फिर भी हमें बहुत कुछ उस बुक से जानने को मिलता है और यही चीज़ आपको भी करना है,
तब आपका जो है बेहतर रणनीति के साथ बेहतर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग कीजिए। और जो नए विद्यार्थी हैं उनको क्या करना चाहिए, नए विद्यार्थी जो लगातार पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ मार्क्स के कारण उनका नहीं हो रहा है सिलेक्शन, उनको क्या करना है, कुछ नहीं करना है साथियों, आपको इधर उधर नहीं भटकना है। आप भी सेम फॉर्मूला को अपनाइए, एनसीईआरटी को बेस बनाइए, एनसीईआरटी को पढ़िए। आप दोनों साथियों को हम बता दें, जो नए वाले हैं विद्यार्थी उनको भी और जो पुराने वाले हैं उनके भी, अगर आप कमेंट में बताते हैं, आप सभी का कमेंट में अधिक यह क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी जो है थ्योरी होना चाहिए या फिर PYQ होना चाहिए या फिर एनसीईआरटी का आपका जो है MCQ होना चाहिए, क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए, उस आधार पर ही हम आपके लिए जो है इस चैनल पर कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। और यकीन मानिए जो कंटेंट मेरा होगा वो 100% ऑथेंटिक और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ये मेरा गारंटी है। बस आपको ये बताना है कि अभी आपके पास 3 महीना है, मतलब काफ़ी समय है, तो आप पढ़ना क्या चाहोगे, क्या आप थ्योरी पढ़ना चाहोगे या फिर PYQ या फिर आपको जो है एनसीईआरटी MCQ करवा दिया जाए चैप्टर वाइज, क्या करवाना है ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम बात कर रहे थे वैसे विद्यार्थियों के जो कि कई बार एग्ज़ाम दे दिए हैं लेकिन उनका नहीं हो रहा है कुछ मार्क्स से, उनको एनसीईआरटी पढ़ते रहना है, कभी भी मत छोड़िएगा, एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा। उसके बाद आप PYQ पे जाएं, PYQ पे जाने के बाद आपको पता चलते जाएगा कि कौन से टॉपिक को आपने कवर किया है और कौन से टॉपिक को कवर नहीं किया। पिछले बार आप एनालिसिस करेंगे कि पिछले बार जो आप पेपर देने गए थे उसमें आप कौन से टॉपिक से क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ठीक है, फिर आप उस टॉपिक को कवर कीजिए, ये होता है स्मार्ट स्टडी। ठीक है, ये होता है स्मार्ट स्टडी। और साथ ही साथ ये भी आप कोशिश कीजिए अंडरलाइन करने का, रेड पेन से, ग्रीन पेन से, जो कुछ भी हो आप अंडरलाइन करते चलिएगा कि क्या वो एनसीईआरटी में वैसा टॉपिक है जो सीटेट हो या फिर आपका कोई भी शिक्षकों का एग्ज़ाम हो जिसमें लगातार कई वर्षों से क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से पूछ दिया है। ये भी आपका एक रणनीति होना चाहिए। तो 100% है कि आगे हो कुछ या फिर कुछ दिन बाद हो या फिर कुछ पहले हो, यहाँ से क्वेश्चन फिर से पूछेगा, ये 100% है। तो जो टॉपिक हाईलाइटेड हो उसको आप रेड कर दें, जो टॉपिक थोड़ा कम पूछा गया हो उसको आप ग्रीन कर दें। इस तरह से पढ़िए और आपको जो है अपना एक खुद का नोट्स भी बन जाएगा। ठीक है, कोई भी कोचिंग का या फिर कोई टीचर का अगर आप नोट्स लेते हैं तो वो नोट्स जो है बेकार होता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि किसी का विरोध कर रहा, नहीं। देखिए, वो सामने वाला जो बंदा है ना, वो पढ़कर चीज़ों को समझकर वो नोट्स बनाया है क्योंकि वो उसका दिमाग है, वो अपने दिमागों से बनाया है। लेकिन जब आप खुद से पढ़ लेंगे तो आपका दिमाग अलग लेवल का होगा और आपका दिमाग थोड़ा अलग, क्योंकि आप अपने आप को जानते हैं और आप अपने विचारों में जो है अपने नोट्स को बनाइएगा। और जब उस नोट्स को पढ़िएगा तो आपको आसान से आसान तरीका में समझ में आएगा। ये होता है नोट्स बनाने का तरीका। ठीक है, दूसरे का नोट्स लेने से क्या होगा, नोट्स तो इतना पड़ा हुआ है, आप गूगल कीजिए, गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन दूसरे का नोट्स लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी आपकी विचार, आपका सोच क्या है वो अलग बात है। आप लोग बस एनसीईआरटी कोई पहाड़ नहीं है, अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं हम आपको एनसीईआरटी कवर करवाएंगे और इस लेवल का करवाएंगे कि आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगा और बेहतर से बेहतर चीज़ आपको एनसीईआरटी का निचोड़ देंगे, उसमें से आपको बहुत कुछ निकाल कर देंगे। ये मेरा गारंटी है क्योंकि कई वर्षों का अनुभव है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम प्रचार कर रहे हैं, नहीं साथियों, आपका सहयोग करना है। आप अगर कहेंगे कि तो ठीक है, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे मेरा क्लासेस चल रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे अभी फ़िलहाल एक्टिव नहीं है, तो आप लोग अगर बोलते हैं तो हम सीटेट के लिए जो है आपको थ्योरी हो, MCQ हो या फिर प्रीवियस हो, जो भी हो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम उसी आधार पर आपको जो है लेक्चर लेकर आ जाएंगे। तो ये कुछ रणनीति था साथियों। अब हम बात करेंगे जो मेन अपना आज का टारगेट होगा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं, ये मेन आपको प्रूफ भी तो दिखाना होगा ना। प्रूफ आजकल समय में दिखाना जरूरी होता है, नहीं तो लोग भरोसा नहीं करते हैं। अब देखिए प्रूफ की बात करते हैं। ये देखिएगा आपका यहाँ पे जो एनसीईआरटी
PYQ और सीटेट का जो हम फॉर्मूला अपनाए हैं, उस फॉर्मूला के आधार पर जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था ना, उसमें आपका यहाँ पे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको हम डिटेल में अच्छे से दिखा देते हैं। देखिएगा यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने में के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पे मिले हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। विकल्प में आपको देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प को ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को। अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं प्रूफ कि यह NCERT से लिया गया है या फिर नहीं। देखिए तो प्यारे साथी, यह आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 कब, कहाँ और कैसे है, आप सभी को चैप्टर पता होगा, याद होगा, जिसमें आपका यहाँ पे साफ साफ दिया गया है उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। ये NCERT में दिया गया है। तो आपको पता चल गया कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी जो है, यह लोकेशन कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम में है। ठीक है। दूसरा बात यहाँ पे देखिए, सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे साथियों, तो किरथर पहाड़ी और सुलेमान पहाड़ी के क्षेत्रों में। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे सीटेट में, देखिए गेहूं एवं जौ के फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो सुलेमान और किरथर के पहाड़ी में। ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किस प्रकार से आपका जो है NCERT से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो कि हम आपको दिखा सकते हैं। और जब आप हमारे साथ रेगुलर डेली क्लासेस करेंगे तो आपको डेली हम दिखाएंगे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना। अभी ज़्यादा लंबा ना वीडियो हो जाए, इसलिए हमें थोड़ा सा कम चीज़ों को लेकर आए हैं। बाकी आप लोग जो है बताइएगा कैसा रहा इस वीडियो में चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, और क्या आपको लगता है कि आगे प्रिपरेशन साथ मिलकर करना चाहिए, तो आप लोग ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, तभी हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे आगे और भी। ठीक है ना। तो साथियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होगी, और वे विद्यार्थी जो नए हैं पुराने हैं दोनों के लिए यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी लेकर आए थे, और चाहे आपका SST हो या फिर आपका मैथ साइंस हो, सभी के लिए सेम स्ट्रेटेजी है, कोई हार्ड नहीं होता है। ठीक है ना। बस हमें पढ़ना होता है सही ढंग से, और 3 महीने तो हम बहुत ज़्यादा बोल दिए हैं, हम 2 महीने में आपको कवर कर देंगे, और बेहतर से बेहतर कवर, ऐसा नहीं कि रट्टा मार वाला नहीं, एक बेहतर रणनीति के साथ और बेहतर समझ के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। साथियों अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को फॉलो करें, हमें फॉलो करें, और साथियों आप अपने दोस्तों तक भी हमें इस चैनल को जरूर पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।